हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए आप सभी के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का 2025 बोर्ड में आने वाले पूरे पेपर का हल। जी हां, आपको हम इसमें सर क्या मिलेगा, आपको पूरे पेपर का हल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको हम एक क्वेश्चन करा देंगे उसमें एकदम मस्त ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको पूरे क्वेश्चन का सर सोल्यूशन कराएंगे, एक एक प्रश्न का हम आपको सॉल्व देंगे, आप चिंता मत करिएगा। आपको गजब सोल्यूशन कराएंगे। तो आपका सर पेपर कोड क्या होने वाला सर, ये पेपर कोड है जो है 348 जीजी आपका पेपर कोड है। पेपर कोड क्या है, ध्यान दीजिएगा, 348 सर जीजी आपका पेपर कोड होने वाला है और इसी को हम लोग क्या करेंगे सर, पूरा सॉल्व करेंगे। सर पूर्णांक कितना रहेगा सर, 70 नंबर का करेजा पूर्णांक होने वाला है। 70 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, पेपर में टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि प्रारंभ जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है रेखांकित नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए करते हैं सर बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न है, एपीटम परत का कार्य होता है सर। एपीटम का जो कार्य होता है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। कहाँ पे है ये वाला, तो टेपिटम का कार्य क्या होता है, टेपिटम का जो कार्य होता है सर जी, पराग कणों को पोषण प्रदान करना होता है। अच्छा सर, पराग कण किसे कहते हैं, तो जो पराग कण होते हैं यह लग बीजांड धानियों में पाए जाते हैं। लग बीजांड धानियां कैसी होती है सर जी, यह द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है, द्विपालित होती है। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक अपरा अपरदाहारी है। हाँ? अपरदाहारी है, चलिए हाँ, इसमें से कौन सा अपर्दाहारी है, तो वो क्या है सर जी, केचुआ है। क्या है सर, केचुआ है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। डेंगू बोले तो हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है सर, मादा एडीज मच्छर होती है। क्या होती है सर, मादा एडीज मच्छर होती है। मादा जो एडीज मच्छर होती है, यह डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का क्या होती है, वाहक होती है। अगला यहाँ पे सर प्रश्न घ वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है सर जी, वो एंडोन्यूक्लियस। लाइगेज जोड़ने का काम करता है, एंडोन्यूक्लियस एक विशेष जगह से डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है। फिर यहाँ पे क्या है सर जी, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है सर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न। प्रश्न क्या है, सबसे पहला दूसरे क, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है, सरटोली। क्या सर जी, सरटोली। अच्छा, इसके इसको पॉइंट देखिएगा, यह नर का प्राथमिक जनन अंग होता है। नर का प्राथमिक जनन अंग होता है। यह नर का क्या है, प्राथमिक जनन अंग है। अगला है, एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम, तो एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल ट्रांसमिशन टर्म टर्मिशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भपात। एमटीपी पूरा नाम क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना। जिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। ठीक। अगला यहाँ पे, अनुमानसिकता की इकाई क्या होती है, तो अनुमानसिकता की इकाई सर जीन होती है, याद रखना क्या होती है, जीन होती है। अगला यहाँ पे, अनुवांशिक फूट में कितने प्रकूट कोडान त्रिक होते हैं, कैसे होते हैं, यानी कि त्रिक मतलब क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। तो सर 64 कोडान हमारे क्या होते हैं, त्रिक होते हैं। अगला यहाँ पे, वाहित मल क्या है, वाहित मल वह अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से बाहर निकल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाहित मल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। जैसे कि वाहित मल के रूप में जो गोबर होता है भैंस का, गाय का, ठीक है ना, तो सब क्या कह सकते हैं आप, वाहित मल के उदाहरण है। अगला यहाँ पे लघु उत्तरी टाइप 1 प्रकार की। एक बात याद रखना, जो जितने नंबर का प्रश्न है उसको उतने ही नंबर में आंसर देना है। बच्चे क्या करते हैं, छाप देते हैं, इतना बड़ा सा छाप देंगे, कोई मतलब नहीं है। आप उसको उतने में आंसर दीजिए जितने में आवश्यकता है। क्या यहाँ पे, अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है, तो अफीम एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। इस पौधे के फल से दूध जैसा सफेद तरल निकलता है, जिसे काटकर सुखाया जाता है और इस सूखे हुए पदार्थ को ही अफीम कहते हैं। अफीम में कई प्रकार के
अल्कालाइड होते हैं, जिसे मार्फिन और कोडीन आदि क्या है, प्रमुख है। ठीक है ना। ये किस पौधे से प्राप्त करते हैं, तो पेपावर पेपावर सोमनीफरम पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। इस पौधे किस पौधे को, अफीम को। ठीक है ना। जैसे मार्फिन और कोडीन इसके प्रमुख रूप से इनकी प्रकार हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। तो ध्यान देना कितनी होती है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितनी होती है और टर्नर सिंड्रोम में कितनी होती है, ये तो पूछा है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, इस सिंड्रोम में पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, अर्थात इसमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक्स एक्स वाई, यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी होती है सर, 47 होती है। यानी कि एक गुणसूत्र जिसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में, इन सिंड्रोम में महिलाओं में होता है। अच्छा, ये जो सिंड्रोम होता है यह महिलाओं में होता है और एक गुणसूत्र एक्स की कमी हो जाती है, अर्थात इसमें कुल 45 गुणसूत्र होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसकी जिसकी जगह 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे गुणसूत्र है ही नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। मानव में प्रतिरक्षा बोले तो इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, तो मानव में मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रतिरक्षा बोले तो इम्यूनिटी होती है। कौन कौन सी, पहली होती है जन्मजात प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी। दूसरा है आपका अधिग्रहित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड नेचुरल इम्यूनिटी। जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होता है, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है और शरीर में संक्रमण से बचने में पहली पंक्ति का काम करता है। सबसे पहले हमारे अगर शरीर में जैसे जुकाम है, अब जुकाम क्या हम बाहर से कुछ दवा लेते, नहीं, उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा होती है, रक्षा करने की जो क्षमता होती है, उसे हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। अभी कोरोना आया, तो जब कोरोना आया तो हम लोगों को टीका लगाया गया, मतलब बाहर से हमें उससे लड़ने के लिए रक्षा प्रदान किया गया। उसे क्या कहते हैं, वाहित प्रतिरक्षा बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है और शरीर में विशिष्ट रोगजनकों से में लड़ने से क्या करती है, मदद करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रतिजैविक वे रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनके वृद्धि को रोकते हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। प्रतिजैविकों के उत्पादन में, मतलब प्रतिजैविकों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले 2 सूक्ष्मजीव निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, पेनिसिलिनियम। दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। पेनिसिलिनियम यह एक फफूंद है जिससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होती है और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है यह एक जीवाणु है जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन है। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण है क्या सर, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, पशु पक्षियां हैं, इनको सुरक्षा करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत सारी कदम उठाती है। तो उसी के बारे में पूछा है कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो उत्तर में लिख सकते हैं आप कि राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना, और मतलब सरकार ने किया है। और क्या क्या किए हैं इन्होंने काम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करना, जिससे शिकार पर प्रतिबंध और वन्य जीवों को संरक्षण के नियम में शामिल है। मतलब कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाने के बाद ये हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित जीवों का शिकार करता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें आजीवन कारावास का प्रावधान भी किया गया है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए मोर है, अपना राष्ट्रीय पक्षी है, अगर इसको कोई हानि पहुंचाता है, ये प्रतिबंधित है, इसको कोई मार नहीं सकता, इसका कोई
मतलब कि अनादर नहीं कर सकता, ठीक है ना? करता है तो उनको आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। अगला है, क्या अगला है? लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए विशेष पुनर्वास और संरक्षण का कार्यक्रम चलाना। मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं, अब विलुप्त हो रहे हैं जैसे कि चमगादड़, आप चमगादड़ तो देखे होंगे लेकिन बाज नहीं देखे होंगे। अब बाज खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, एक पारसी होते हैं, पारसी धर्म के लोग जो होते हैं, उनमें बहुत यूनिक चीज़ पाई जाती है। यूनिक चीज़ क्या होती है कि वो जो शव का दाह करते हैं, शव का अंतिम संस्कार करते हैं, वो हवा में करते हैं, आसमान में। अब कहेंगे सर जी, पारसी धर्म वाले शवों का जो मतलब कि नष्ट करते हैं शव का, वो सर जी उनका संस्कार कहाँ करते हैं? अंतिम संस्कार हवा में करते हैं, मतलब कि कहते हैं आसमान में करते हैं। कैसे करते हैं पता है? एक घर बना होता है, उसी के ऊपर जाके रख देते हैं और वहाँ पे जो बाज होते हैं, उनको खा जाते हैं। क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो उसी को कहते हैं कि आसमान में अंतिम संस्कार करना। लेकिन अब बाज है ही नहीं है, तो क्या है, ये लुप्त प्रजातियाँ हैं। इनके पुनः पुनर्वास और संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम सरकार चलाती है, उसी को कहते हैं क्या? लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए विशेष पुनर्वास और संरक्षण का कार्यक्रम। उसके बाद अगला यहाँ पे है आपका लघु उत्तरीय टाइप सेकंड प्रश्न। है क्या यहाँ पे? 4 का क, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब सार्की रोध और सॉरी, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध होता क्या है? सबसे पहले शारीरिक रोध बोले तो फिजिकल बैरियर होता क्या है? तो यह बाहरी अवरोध है जो शरीर को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, जैसे त्वचा, बलगम और श्लेष्म झिल्ली। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? शारीरिक रोध कहते हैं। कोशिकीय रोध यानी कि सेलुलर बैरियर क्या होता है? यह रोध शरीर के अंदर प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा होता है, जैसे फागोसाइट्स और लसिकाणु। ये कोशिकाएं हानिकारक सूक्ष्मजीवों को क्या करती हैं? नष्ट करती है। तो ये शारीरिक रोध हो गया और ये क्या हो गया आपका? कोशिकीय रोध हो गया। अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न। प्रश्न क्या है सर जी? विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। मतलब आप सीधा बताइए कि सर विसंयोजन का नियम होता क्या है? किसे कहते हैं विसंयोजन का नियम? चलो देखते हैं सर जी। मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। किसी लक्षण को संतत तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग्म बनाता है और इस कारण माता तथा पिता के कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे जब प्रथम पीढ़ी यानी कि वह एफ पीढ़ी में F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का स्वयं संग्रहण कराया जाता है, तो बनने वाली संततियों में फिर से लंबेपन और बौनेपन का लक्षण परिलक्षित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विसंयोजन का नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे जब हम लंबे और बौने पौधे का संग्रहण कराते हैं, तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है लंबा, और जब इसी का पुनः हम लोग क्या करा देते हैं? क्रॉस करा देते हैं। पुनः क्या करा दिए? क्रॉस करा दिए, स्वयुग्मन करा दिए, तो लंबा और बौना दोनों पौधे मिलते हैं। इसी का कहते हैं विसंयोजन का नियम। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है कि कैंसर क्या है, इसके बचाव तथा उपचार का उल्लेख कीजिए। सर कैंसर किसे कहते हैं, इसके बचाव और उपचार का हमें क्या करना है? उल्लेख करना है। तो कैंसर क्या होता है सर जी? ये देखिए यहाँ पे, कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं और यह कोशिकाओं के समूह से ट्यूमर बोले तो गांठ का निर्माण कर सकते हैं, जो आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकता है और रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? कैंसर कहते हैं। सर कैंसर के बचाव क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, स्वस्थ जीवन शैली यानी कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ वजन बनाए रखना कैंसर के बचाव किया जा सकता है। धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए, गांजा और नहीं फूकना चाहिए, ठीक है ना। तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन से कैंसर का प्रमुख कारण है। सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाव करना चाहिए, यानी त्वचा कैंसर से बचने के लिए सूरज से बचें और सन स्क्रीन का आपको उपयोग करना चाहिए। इसके बाद संक्रमण से बचाव करना चाहिए, मतलब कि हेपेटाइटिस बी और एचपीवी जैसी
संक्रमणों से बचाव के लिए टीकाकरण लगवाना चाहिए, समय समय पर परीक्षण करना चाहिए, यानी नियमित जांच से शुरुआती अवस्था में कैंसर का पता लग सकता है। मतलब आपको मालूम कुछ हुआ है और आपने उसकी जांच नहीं करा रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे और कैंसर का रूप धारण कर लेता है। कैंसर के क्या क्या उपचार हैं? तो बहुत सारे उपचार हैं। पहला आपका सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, विकिरण चिकित्सा का प्रयोग करके कर सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी का उपयोग करके, लक्षित चिकित्सा का उपयोग करके हम लोग कैंसर का उपचार कर सकते हैं। बाकी आप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या प्रश्न है? एक क्रॉस संकर एवं द्वि संकर टेस्ट का क्रॉस को समझाइए। चलिए सर, एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण को देखते हैं। एक संकर टेस्ट क्रॉस में केवल एक विशेष जीन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसमें एक विशिष्ट लक्षण के लिए विषम युग्मजीन यानी कि हेटेरोजाइगस माता पिता का क्रॉस होता है। और उदाहरण के लिए यदि किसी पौधे में ऊंचाई का लक्षण देखा जाए तो एक ऊंचा कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा और एक बौना स्मॉल टी पौधा क्रॉस किया जाता है और इससे यह पता चलता है कि संतानों में किस अनुपात में लक्षण पाए जाते हैं। और यह मेंडल के अलगाव के नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार एक अनुपात से एक का अनुपात उत्पन्न करता है। अगला यहाँ पे द्विसंकर टेस्ट, ये क्या है सर जी? इसमें लिखेंगे द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में दो विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें माता पिता के दो लक्षणों के लिए विषम युग्मजीन हेटेरोजाइगस गुणसूत्रों का क्रॉस किया जाता है। और उदाहरण के लिए यदि बीज के रंग वाई वाई और आकार आर आर ध्यान में रखा जाए, यानी कि येलो पीले और जो यहाँ पे आकार है वो गोल हो, तो एक हेटेरोजाइगस यानी कि लाल और पीला और गोल पौधे का क्रॉस दो अभिलक्षणों में पुनः पुनः गणना के लिए किया जाता है। इसमें संतानें एक अनुपात एक अनुपात एक का अनुपात उत्पन्न होता है जो स्वतंत्र वर्गीकरण के मेंडल के नियम एंगल ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट को दर्शाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? समजातता पर टिप्पणी कीजिए। सर, समजातता क्या होता है? तो देखिएगा, यानी समजात अंग वे अंग जो विभिन्न जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना और विकासात्मक उत्पत्ति एक जैसी होती है, उसे हम लोग समजातता कहते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि ये अंग एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे मानव का हाथ, कुत्ते का अगला पैर, व्हेल की फील, चमगादड़ का पंख सभी समजात अंग है और ये सभी अंग अलग अलग काम करते हैं लेकिन इनकी हड्डियों की संरचना एक जैसी होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे अंग जो सभी जीवों में कार्य अलग अलग करते हैं लेकिन संरचना की दृष्टि से समान होते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे मानव का हाथ, कुत्ते का अगला पैर, ये मानव का हाथ, कुत्ते का अगला पैर, चमगादड़ का पंख, संरचना देखेंगे तो ये आपके समान है लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग है। विभिन्न पौधे के फूलों में अलग अलग रंग, आकार और गंध होते हैं लेकिन इन सब की मूल संरचना एक ही होती है। तो ये भी एक उदाहरण है। अगला यहाँ पे प्रश्न है ख वाला। ख वाला क्या प्रश्न है? हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए कि हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत सर है क्या? किसे कहते हैं हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत? तो हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अनुमानसिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि आदर्श परिस्थितियों में किसी आबादी में जीनोटाइप और एलील आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है और यह संतुलन बनाए रखने के लिए 5 प्रमुख शर्तें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला शर्त होता है प्रकृति चयन का अभाव, अर्थात सभी जीवों के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना समान हो तो कोई विशेष गुणसूत्र चयनित नहीं होता। दूसरा है प्रवासन का अभाव, अर्थात यदि आबादी में बाहरी जनसंख्या में से कोई सदस्य न आए और न जाए तो जिन आवृत्तियां प्रभावित नहीं होती। तीसरा है म्यूटेशन का अभाव, यानी म्यूटेशन न होने पर जिनका प्रकार या आवृत्ति नहीं बदलती। और यहाँ पे चौथा जो है युग्मक। अब युग्मक क्या है सर जी? युग्मक यानी रेंडम मैटिंग, यदि सभी सदस्य यादृच्छिक यानी कि रेंडम रूप से संकरण करें तो किसी विशेष जीनोटाइप के लिए कोई
पूर्वाग्रह नहीं होगा। अब पांचवा है बड़ी आबादी का आकार, यानी छोटी आबादी में अनुवांशिक बहाव जेनेटिक ड्रिफ्ट जिन आवृत्तियों में परिवर्तन कर सकता है जो बड़ी आबादी में कम प्रभावी होता है। हार्डी बेनबर्ग समीकरण देखें तो इस सिद्धांत को गणितीय रूप से निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जाता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर बराबर 1, जहां जो p क्या होता है, प्रभावी एलील की आवृत्ति होती है, q क्या है, अप्रभावी एलील की आवृत्ति होती है, और p स्क्वायर क्या होता है, जो p स्क्वायर होता है यह होमोजाइगस प्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति होती है। 2pq क्या होता है, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप की आवृत्ति, और q स्क्वायर होमोजाइगस अप्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति होती है। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये है, लघु बीजाणुधान यानी परागकोश और गुरु बीजाणुधान यानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी यानी कि परागकोश और बीजांड के बीच आपको अंतर लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग अंतर देखते हैं स्थान का, कि मतलब ये कहाँ स्थित होते हैं। ये लघु बीजाणुधान स्थित कहाँ होता है और हमारा गुरु बीजाणुधान स्थित कहाँ होता है, यानी कि हमारा जो पराग कोश कहाँ स्थित होता है और बीजांड कहाँ स्थित होता है। तो जो पराग कोश स्थित होता है यह पुंकेसर के अंदर स्थित होता है। पुंकेसर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथरे कहते हैं। तो यह पुंकेसर के अंदर होता है। वहीं बीजांड यह अंडक यानी कार्पेल के भीतर अंडाशय में स्थित होता है। परागकोश यह पुंकेसर के अंदर स्थित होता है, अभिजांड यह अंडक के भीतर अंडाशय में स्थित होता है। अगला हम अंतर देखेंगे कार्य। अब कार्य देखेंगे तो अलग अलग होगा, परागकोश का क्या कार्य होता है और बीजांड का क्या कार्य होता है। तो परागकोश में सूक्ष्म बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो परागकणों का निर्माण करते हैं और नर युग्मकों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। वही बीजांड की बात करें तो बीजांड में गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर्स बनते हैं जो भ्रूण थैली का निर्माण करते हैं और मादा युग्मकों का क्या करते हैं सर, उत्पादन करते हैं। तीसरा है गुणसूत्रों की संख्या। इसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं सर परागकण के बारे में। तो गुणसूत्रों की संख्या देखें तो परागकणों में साधारणतया एकल यानी कि n गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने होते हैं। वहीं पे बीजांड की बात करें तो बीजांड में बनने वाली संरचना भ्रूण थैली में शुरुआत में एकल गुणसूत्र होती है, लेकिन निषेचन के बाद बीज यानी कि द्विगुणित बन जाता है। अगला यहाँ पे समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं समष्टि के बारे में कि समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उसके पहले जानते हैं सर समष्टि होता क्या है। समष्टि को देखिए तो इंग्लिश में कहते हैं सर पॉपुलेशन। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो किसी एक जाति के जीवों का समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और आपस में क्या करते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। समष्टि बोले तो पॉपुलेशन की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहली क्या है, घनत्व, बोले तो पॉपुलेशन डेंसिटी है। समष्टि घनत्व किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या को दर्शाता है। इसे आबादी की संख्या को क्षेत्र की इकाई से विभाजित करके मापा जाता है। समष्टि घनत्व से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्षेत्र में जीवों के रहने और संसाधनों की उपलब्धता कैसी है, जैसे उच्च घनत्व संसाधनों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है। तीसरा है विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट। तो यह विकसित आबादी की वृद्धि या कमी दर को दर्शाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन का योगदान होता है। यदि जन्म और प्रवासन की दरें मृत्यु और स्थानांतरण की दरों से अधिक हो तो आबादी बढ़ेगी, अन्यथा घटेगी। विकास दर आबादी के आकार और उसकी संरचना और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर क्या करता है सर, निर्भर करता है। तीसरा है आयु संरचना। इसमें क्या लिखेंगे, आयु संरचना में आयु संरचना किसी आबादी में विभिन्न आयु समूहों का अनुपात है, जैसे शिशु, युवा, वयस्क और वृद्ध। यह आबादी की भविष्य की वृद्धि और विकास की क्षमता का संकेत देती है। यदि आबादी में युवा अधिक है तो भविष्य में इसकी वृद्धि की संभावना अधिक होगी, जबकि वृद्धि आबादी में वृद्धि की संभावना कम हो जाता है। आयु संरचना समष्टि के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता और दीर्घकालिक अस्तित्व को क्या करता है, दर्शाता है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? मतलब कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में आप क्या समझते हैं? ऐसे-ऐसे करके देगा तो एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है, जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? फिर देखते हैं सर जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो जो जीवन की उत्पत्ति है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ है करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले हुआ था। प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल सरल कार्बनिक अणु बने, जो बाद में जटिल अणुओं और संरचनाओं में बदल गए, और इन जटिल अणुओं ने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि का निर्माण किया, जिससे सबसे सरल कोशिकाएं बनी और बाद में विविधतापूर्ण जीवन का क्या हुआ, विकास हुआ। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जिनमें रासायनिक विकास का सिद्धांत और आद्य कोशिकीय सिद्धांत भी शामिल है। और कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे पहला सिद्धांत था ऑपेरेन हॉल्डेन सिद्धांत। ऑपेरेन हॉल्डेन सिद्धांत के अनुसार देखें, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के प्राचीन वातावरण में मौजूद सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक बने होंगे और इन्हीं से जीवन का क्या हुआ, विकास हुआ। दूसरा है आपका पैनस्पर्मिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के बीज अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए होंगे। अगला इन्होंने बोला है कि आदि मानव से आप क्या समझते हैं? आदि मानव पर टिप्पणी करना है, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिनन, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलोपिथेसिन के बारे में आप बताइए, आदि मानव से आप क्या समझते हैं? तो आदिमानव मानव का विकास के शुरुआती चरण में रहने वाले एक प्रकार के प्राचीन मानव थे और इन्हें आमतौर पर आदिमानव के रूप में जाना जाता था। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन सीधे चल सकते थे और उनके पास मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्यों की तुलना में क्या था, छोटा था। ऑस्ट्रे ऑस्ट्रेलोपिथेसिन मानव विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मनुष्य कैसे विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे संक्रामक रोग के बारे में क्या बोल रहा है सर? संक्रामक रोग के बारे में बताइए। तो संक्रामक रोग वे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इनके कारण क्या क्या है? ये रोग आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सर्दी, फ्लू, एड्स और हेपेटाइटिस आदि इसके उदाहरण हैं। इसके रोकथाम क्या क्या है सर जी? इसकी रोकथाम संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण, स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे उपाय किए जाते हैं। अगला यहाँ पर है डार्विनवाद सिद्धांत। सर, डार्विनवाद सिद्धांत है क्या? डार्विनवाद के बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, जो यह बताता है कि जीवों का विकास धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से हुआ है। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी आबादी में विभिन्न जीवों में प्राकृतिक रूप से विभिन्नता होती है और इस भिन्नता के कारण कुछ जीव अपने पर्यावरण में बेहतर अनुकूल हो पाते हैं। बेहतर अनुकूल जीवों के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना अधिक होती है, जिससे वे अपने अनुकूल लक्षणों को अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित कर पाते हैं, और इस प्रक्रिया को योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा जाता है। डार्विनवाद के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सिद्धांत है भिन्नता का सिद्धांत, यानी बोले तो वेरिएशन, यानी एक ही प्रजाति के विभिन्न व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं और ये भिन्नताएं अनुवांशिकता के कारण होती है। दूसरा है उत्तरजीविता की संघर्ष, यानी कि प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, जिनके कारण जीवों में भोजन, पानी, आश्रय और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। केवल वे जीव जो सबसे अधिक अनुकूल होते हैं, इस संघर्ष में जीवित रह पाते हैं। तीसरा है प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त जीवों का चयन करती है, जो अपने पर्यावरण में जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, और इससे अनुकूल लक्षण वाली पीढ़ियों का विकास होता है और अनुपयुक्त लक्षण धीरे-धीरे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चौथा यहाँ पे अनुकूलन के बारे में बोला है। समय के साथ जीव अपने पर्यावरण के अनुसार नई विशेषताएं विकसित करते हैं और उन्हें उत्तरजीविता मदद करती है, और ये अनुकूलन किसी आबादी में अस्थायी रूप से
परिवर्तन ला सकते हैं। उसके बाद है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सर। क्या बोला है यहाँ पे? मनुष्य के निर्जन तंत्र तथा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। तो ये रहा आपका पुरुष के नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन। आप इसको खुद से करिएगा। मैं आपसे बोलूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि इसको आपको खुद से करना है, ठीक है ना। ये रहा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखवा ही दिया है। हाँ, नीचे आएंगे, इसको आप खुद से करिएगा। मैं चाहता हूँ आपको, और फिर यहाँ पे है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। विस्तृत उत्तरीय वाले सारे प्रश्न आपको खुद से करने हैं। प्लाज्मिड और डीएनए में गुणसूत्र में अंतर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं प्लाज्मिड और गुणसूत्रीय डीएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहला देखिए तो परिभाषा, एक छोटा वृत्ताकार डीएनए जो अणु जो बैक्टीरिया में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उसे प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। गुणसूत्रीय डीएनए एक बड़ा रैखिक डीएनए अणु जो जीवों के गुणसूत्र में पाया जाता है। अगला, यह प्रायः बैक्टीरिया और कुछ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और गुणसूत्रीय डीएनए यह सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यह जीवों में अतिरिक्त जीन या एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करता है और यह सभी सभी आवश्यक जीनों को नियंत्रित करता है और जो जीवन के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक प्रतिकृति कर सकता है और कोशिका विभाजन के समय प्रकृति ये करता है। अगला है यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोसाइड्स को काटता है और यह डीएनए अणु के भीतर विशेष स्थानों पर न्यूक्लियोसाइड्स को काटते हैं। डीएनए के अंत से न्यूक्लियोटाइड हटाता है और डीएनए अणु के बीच से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। ये एक्सोन्यूक्लियस है और ये एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक और अंतर है कि डीएनए के क्रमिक विश्लेषण में किया जाता है और यह जीन क्लोनिंग और आणविक जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला यहाँ पे 8वां और 9वां प्रश्न, इसको आप खुद से करिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है? लिंग संलग्न लक्षणों से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों के द्वारा की सहायता से मनुष्य के दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये प्रश्न कर सकते हैं। समष्टि के क्या समझते हैं और इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। समष्टि के बारे में मैंने अभी ऊपर से ही समझाया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी करिए। अथवा आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। ये रहा आपका क्लास 12th जो आपका बायोलॉजी है, पूरा मैंने पेपर लाया है और इसके आप पे सवाल भी करवाया है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।